हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। इसी को कंटिन्यू करते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। इसमें हम लोग बाकी के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करें तो हम लोग ये देख चुके थे कि फंडामेंटल राइट्स थे वो आपके 6 तरीके के थे। एक राइट टू इक्विटी या इक्वलिटी, देन राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ religion, cultural and educational rights, and last right to constitutional remedies. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ रहे थे। आर्टिकल 19 to 22 इसका जिक्र है। 22 हमारा बच रहा था। बात करें आर्टिकल 22 की, तो आर्टिकल 22 इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम। आजादी की बात करी है क्रिमिनल्स की, क्योंकि आर्टिकल 22 की डेफिनेशन है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की बात करी गई। यदि किसी पर्सन को अरेस्ट करा है तो उसे ये बात जानने का हक है कि उसे अरेस्ट किस ग्राउंड पे करा है, किस बेसिस पे करा है, ऑन विच ग्राउंड्स या बेसिस ही या शी इज अरेस्टेड। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखना जरूरी है, एक्सक्लूडिंग ट्रेवलिंग टाइम। यदि मजिस्ट्रेट ने उसे बेल दे दी तो उसको वहीं से छूट तो नहीं मिल जाती। यदि उसने मजिस्ट्रेट ने उसको बेल वगैरह दे दी तो उसे 24 घंटे के अंदर भी छोड़ना जरूरी है। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट अरेस्ट किस बेसिस पे कर रहे हो वो जानना जरूरी है। अब इवन अरेस्ट करने के बाद अपना एक लीगल प्रैक्टिसर या यूं बोले एज ए एडवोकेट या वकील करने का भी उसको अधिकार है। वो कह सकता है कि मुझे वकील करना है, मुझे एडवोकेट करना है, बिकॉज उसका ये राइट होगा अंडर आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 2 आर्टिकल कवर होते हैं, एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में बात करी गई है, वो करी गई है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को रोकने की बात करी गई है। बंधुआ मजदूरी भी आपके फोर्स लेबर का ही पार्ट है। बंधुआ मजदूरी के बारे में आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे, तो वो भी इसका पार्ट है। तो अभी वो बंधुआ मजदूरी क्यों नहीं देखने को मिलती, क्योंकि आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है न केवल फोर्स लेबरिंग को बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। ठीक है। और आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होगी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जितने भी 14 साल या उससे कम के लोग हैं उनको प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर की। अब यदि कोई पर्सन
चाय की थपड़ी पे काम कर रहा है, अपने पिता की दुकान पे काम कर रहा है, किराने की दुकान पे काम कर रहा है, तो क्या वो भी आपका चाइल्ड लेबर गिना जाएगा? आर्टिकल 24 गिना तो जाएगा, लेकिन प्रोहिबिट करता है उन चाइल्ड लेबर्स की जो 14 साल या कम उम्र के जो लोग हैं और जो कि किसी प्रकार के डेंजरस काम या डेंजरस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, डेंजरस फैक्ट्रीज वगैरह में, या यूँ बोल रहे हैं माइंस वगैरह में काम कर रहे हैं। अब 14 साल से कम का उम्र का बच्चा किराने पे दुकान पे काम करे तो ठीक है, लेकिन माइंस में काम कर रहा है, डेंजरस फैक्ट्रीज जैसे फटाके बनाने की, क्रैकर्स की फैक्ट्री, अब वहाँ थोड़ी सी भी इधर उधर हुए आग लगने का डर रहता है, ठीक है। तो डेंजरस वर्क्स, डेंजरस फैक्ट्रीज या माइंस में 14 साल से कम उम्र के लोगों को काम करने से, प्रोहिबिट करने से रोकने के लिए आर्टिकल 24 की में इस बात करी गई है। और इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट भी लाया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसको अमेंड करा गया और इसमें चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 में इसको रेगुलेट करा गया। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को अमेंड करा गया 2016 में, जिसका काम था आर्टिकल 24 को इम्प्लीमेंट करना। आर्टिकल 24 बात करता है चाइल्ड लेबर को रोकने से रिलेटेड, और ये चाइल्ड लेबर को कहाँ पर रोकने की बात करी गई है? डेंजरस फैक्ट्रीज और माइंस में। और चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन क्या होगी? 14 साल से कम। जबकि 23 में यहाँ पे देखो एक्सप्लॉयटेशन, देखो एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पर होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, फोर्स लेबर में, स्लेवरी में। चाइल्ड लेबर एज एक्सप्लॉयटेशन ही तो है वो, जितनी उसकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उससे काम करवा रहे हो तो वो उसका एक्सप्लॉयटेशन। और यहाँ तो क्लियर ही है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को रोकने के लिए बात, अब इस पर भी कई सारे जैसे उजाला प्रोग्राम, ये सब कई सारे प्रोग्राम आपके इस पर गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम चलाया था, उजाला प्रोग्राम। तो यह सब कई बार फोर्स लेबर को रोकने के लिए, स्लेवरी को रोकने के लिए हमारे पास अंग्रेजों के टाइम से ही कानून है। फिर भी यदि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या कोई फोर्स लेबर का शिकार है, कोई बंधुआ मजदूरी का शिकार है, तो वो आर्टिकल 23 के अंडर अपनी कंप्लेंट कर सकता है सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। इसको हम आर्टिकल 32 में समझेंगे। चलिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको अपने धर्म की स्वतंत्रता है। इसमें 4 आर्टिकल कवर होते हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करी गई है फ्रीडम ऑफ conscience and profession, practice and propagation। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को ये अपना रिलीजन चूज करने की आज़ादी है। ये बात करी गई है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में। यहाँ तक का मीनिंग समझिए। ये यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपको अपने अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। आपका कंसाइंस जो बोले, आपके अंतरात्मा जो बोले, उसको आप अपने उस रिलीजन को फॉलो करिए। आप यहाँ पर आज़ादी है किसी भी पर्सन को, इस पूरी लाइन का मतलब समझिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब आज़ादी है कौन सा रिलीजन फॉलो करना है। आपने अपना रिलीजन फोर्स, जिस रिलीजन को आपने फॉलो करा, जिसको चूज कर लिया, अब उस जो रिलीजन आपने चूज करा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करने, जैसे मुस्लिम रिलीजन करा तो नमाज पढ़ने, हिंदू करा तो तिलक लगाने, ये सब की आज़ादी है। उसका प्रचार करने की आज़ादी है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव, अपना आचरण उस अकॉर्डिंग रखने की आज़ादी है। तो पहले चूज कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। ठीक है।
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा। इसी तरीके से लोगों को रिलीजियस फ्रीडम से रोका जा सकता है। ये आर्टिकल भी एब्सोल्यूट नहीं है। हमने कई आर्टिकल्स लास्ट लेक्चर में देखे थे, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं था। लोगों को लाइक फ्रीडम ऑफ कंसाइंस तो ठीक है, मतलब किसको अपना धर्म चूज करना है इस आधार पे किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उस प्रैक्टिस करने, प्रोपेगेशन, प्रोफेशन पर रोक लगाई जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ। ये तीन ऐसे आधार है जिनके बेसिस पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस पे तो नहीं, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन को लिमिटेड किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 25(2) में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ये बात करी है आपकी आर्टिकल 25 में जो बात करी गई है आपके पर्सनल, किसी इंडिविजुअल पर्सन की रिलीजियस फ्रीडम की बात यहाँ पर करी गई है। वो इंडिविजुअल पर्सन किस धर्म को चुनेगा वो उसका मतलब है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या प्रैक्टिस करनी है, उसका प्रचार करना है नहीं करना, वो सब उसका पर्सनल मैटर है। जबकि 26 में बात करी गई है इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम की नहीं, बल्कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की। तो आर्टिकल 26 राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? 25 में इंडिविजुअल पर्संस के रिलीजियस फ्रीडम की बात करी गई है, जबकि 26 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है। राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यहां पर बात करी गई है। यहां पर आर्टिकल 26 इजाजत देता है टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और इसको भी रोका जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ के बेसिस पे सरकार आपको रोक सकती है टू एस्टेब्लिश और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने में आप में कुछ कंडीशंस लगा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने की आज़ादी आपकी कहाँ पर है? आर्टिकल 26 में। जबकि 25 में बात करी गई है आपके इंडिविजुअल पर्सन्स के रिलीजियस फ्रीडम से। तो 25-26 का डिफरेंस। इसके बाद 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्सेशन से छूट दी गई होगी, और ये बाहर 27 में लिखी गई है। जबकि 28 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस अफेयर्स, वहाँ पर कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी, इस बात का जिक्र भाई सरकारी स्कूलों में कितना रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा कितनी दी जाएगी, उसकी बाउंड्री क्या होगी, उसकी डोमेन क्या होगी, ये बात का जिक्र 28 में। जबकि 27 में टैक्सेशन में छूट की बात करी गई है। ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं इनको छूट की बात करी गई है। आप किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पैसा लगाते हो तो वहाँ पर टैक्सेशन की बात करी गई है। तो ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। इसके बाद बात करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इस पूरे लास्ट जो हमने देखा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 25 है, क्योंकि आपके इंडिविजुअल खुद की कितनी नॉलेज है
ये तो भाई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हो तो आपकी इससे जुड़ेगा, लेकिन ये पर्सनल हर पर्सन से जुड़ता है, उसको धर्म को चुनने, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने, उसका प्रचार करने, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 25 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये एक तरीके से राइट्स हैं आपके माइनॉरिटीज़ के एक तरीके से राइट है। लेकिन माइनॉरिटी, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटीज़ के होंगे ऐसा कहीं पर जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब इसमें हम लोग जब आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हैं तो ये साफ साफ क्लियर नज़र आता है कि ये बात यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है। और माइनॉरिटीज़ तो कई बेसिस पे होती है। माइनॉरिटीज़ भी कौन कौन सी? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो भाषाई माइनॉरिटी होती है वो, और रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ तो हर इलाके में अलग अलग है, कहीं पर हर इलाके में जाओ तो डोमेन लैंग्वेज बदल जाती है। लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हमारे यहाँ पर मतलब जो नॉन हिंदू है, जिसमें आपके मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, लगभग 6 जातियाँ, 6 रिलीजन आएंगे। मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले हैं वो बुद्धिज़्म फॉलोअर्स, जैनिज़्म फॉलोअर्स यानी जैन पर्सन्स, यानी जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक रिलीजन है। इसके अलावा सिख हो गया, रैंक पारसी हो गया। तो ये 6 इसमें कवर होगा। आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। कैसे? टू प्रोटेक्ट बाय प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो कैसे करोगे? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड रिलीजन। अब यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो जाता है कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज का जिक्र है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज कैसे? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व लैंग्वेजेस, मतलब जो माइनॉरिटीज की जो लैंग्वेज है, माइनॉरिटीज की जो लिखने वाली भाषा है, स्क्रिप्ट है, माइनॉरिटीज का जो कल्चर है, माइनॉरिटीज का जो रिलीजन है, इन चारों को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। तो नो डाउट यहाँ पर माइनॉरिटीज कौन कौन सी होगी? भाई लैंग्वेज और स्क्रिप्ट माइनॉरिटीज से क्लियर होता है आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होगी, जबकि रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजन वर्ड क्लियर करता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को। जबकि 29 के बाद 30 में बात करा गया है आपके फ्रीडम टू माइनॉरिटीज। साफ साफ लिखा हुआ है माइनॉरिटीज को फ्रीडम है काई की? टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे मदरसा हो गया, जैसे कई क्रिश्चियन स्कूल आपने नाम सुना होगा। दरअसल वो आर्टिकल 30 के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में मदरसा हो गया, क्रिश्चियंस के अपने स्कूल होते हैं, तो उनके अधिकार है आर्टिकल 30 के अंदर, उन्हें आज़ादी है, फ्रीडम, उन माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने, न केवल इस्टेब्लिश करने की बल्कि उन्हें अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करने। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो नॉर्मल आपके प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का होता है उससे अलग, जैसे आप लोग देखते भी होंगे क्रिश्चियन स्कूल्स में या मदरसाज में थोड़ा डिफरेंट सिस्टम चलता है, तो वो इसीलिए चलता है क्योंकि न केवल इस्टेब्लिश, वर्ड पे जाइए आप, फ्रीडम टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन का भी इन्हें आज़ादी है। तो ये आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30। इसके बाद एक आर्टिकल का जिक्र होता है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 को हम लोगों ने वैसे तो लिखा नहीं है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी, इस राइट टू प्रॉपर्टी को तो हमने कहीं पर लिखा नहीं है, फिर यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो? यहाँ पर देखिए आप लोग, अब शुरुआत में मैं आपको शुरुआत में जब हमने वो आपने चार्ट देखा होगा तो उसमें 6 डिवीजन हम लोगों ने देखे थे, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें कहीं पर भी राइट टू प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं था। तो फिर राइट टू प्रॉपर्टी है क्या? दरअसल राइट टू प्रॉपर्टी
राइट टू प्रॉपर्टी शुरुआत में एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसका कई ज़्यादा मिसयूज़ करा अमीर लोगों ने। इसके वजह से सोसाइटी में डिफरेंस बढ़ रहे थे। लोगों ने प्रॉपर्टी बनाना अपना यदि फंडामेंटल राइट मान लिया तो फिर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी। और हम लोग एक सोशलिस्ट एंगल भी हमारे गवर्नमेंट का था, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो राइट टू प्रॉपर्टी शुरुआत में आर्टिकल 31 का पार्ट हुआ करता था, जिसमें आप प्रॉपर्टी रख सकते थे। वो एज ए फंडामेंटल राइट था, आपको कोई आपकी प्रॉपर्टी रखने से मना नहीं कर सकता था। करेगा तो आप एज ए फंडामेंटल राइट के वोल्यूशन में आप चैलेंज कर सकते थे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, नंबर याद रखिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको आर्टिकल 31 से उठाकर आर्टिकल 300A में जगह दे दी, जो कि है आपका पार्ट 12 के आर्टिकल 300A में जगह देगी। अब फंडामेंटल राइट्स मतलब आर्टिकल 12 to 35 यहाँ पर ये नहीं है, यानी इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में फंडामेंटल राइट नहीं रहा आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि लेकिन जगह है इसको आर्टिकल 300 में, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही सही। या यूँ बोलें इट इज़ अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो याद रखना, कई बार पूछ देता है राइट द स्टेटस ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज इट ए लीगल राइट, और ऑप्शन डी बोथ BNC। तो बोथ BNC बच्चा यूँ सोचता है 31 में तो जगह थी सही, तो फंडामेंटल राइट होगा, पर नहीं है। अपडेट याद रखिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको हटा दिया गया था। तो इतना आपको याद रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी अभी हमारा एक लीगल राइट है। लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यदि कोई पर्सन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ तो आर्टिकल 23 में कंप्लेन कर सकता है, लेकिन उस कंप्लेन करने का मैकेनिज्म क्या होगा। यदि किसी की आर्टिकल 19 में किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को बोलने से रोका गया, यदि उसको कंप्लेन करनी है तो उसके कंप्लेन करने का बेस क्या होगा, इसका आधार क्या होगा। ये आधार का भी तो जिक्र करना जरूरी था। केवल अधिकार देने से कुछ थोड़ी होता है, अधिकारों का यदि वॉयलेशन होता है, जरूरत पड़ती है और अपने अधिकारों को मांगने की, तो लोग अपने अधिकारों को मांगने कहां पर जाएंगे, तो उसी का जिक्र है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में आप कंप्लेन कर सकते हो, यह भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है। BR अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 को बताया था, क्योंकि चाहे आर्टिकल 14 का हो कि 16 का हो कि 19 का हो कि 20 का हो 22 का हो, यदि वॉयलेशन हो गया, आपके फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिला या फिर जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो आप क्या कर लोगे, आपके पास क्या पावर है। जी हाँ है, अंडर आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको प्रोवाइड कराता है कि आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हो, जबकि आर्टिकल 2 to 6 के अंडर आप किसी भी जिस भी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट होगी, जैसे कोटा है तो राजस्थान हाई कोर्ट, भोपाल है तो आपका मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है वहाँ पर, और हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हो। आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, और 2 to 6 के अंदर आप हाई कोर्ट्स में भी जाकर क्या लगा सकते हो, रिट्स लगा सकते हो। तो रिट लगाने का अधिकार आपको आर्टिकल 32 और 2 to 6 में दिया गया है। कई बार पूछता है रिट लगाने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट में है। जी हाँ, नहीं है, क्योंकि 32 में सुप्रीम कोर्ट में, जबकि आर्टिकल 2 to 6 में इन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होने पर, पूरी ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होने पर यदि आपको जरूरत पड़ती है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, और आप न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट में जाकर भी अपनी रिट लगा सकते हो अंडर आर्टिकल 2 to 6। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आर्टिकल 14, 19, 21, 25 और 32। ये 5 आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू वेरी मच।